चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। देखो पहला क्वेश्चन देखो, हर क्वेश्चन को देख के मैं आप लोग को 2-3 मिनट का टाइम दे देता हूं, आप लोग थोड़ा सोच लो उसके बारे में और उसके बाद में फिर अपन डिस्कस कर लेंगे। यहां पर हम खाली इनइक्वालिटी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि कंस्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को लिख लेंगे, प्लॉटिंग वगैरह वाला काम जो है वो आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन गो थ्रू करो। चलो ठीक है, देखते हैं। A furniture trader deals in only 2 items, chairs and tables. He has rupees 50,000 to invest and space to store at most 35 items. A chair cost him rupees 1,000 and a table costs him rupees 2,000. The trader earns a profit of rupees 150 and rupees 250 on chair and a table respectively. Formulate the above problem as an LPP to maximize the profit and solve it graphically. Clear है? तो सबसे पहले आप सोचो कि आपका वेरिएबल क्या क्या होगा, एक्स और वाई आप किसको बोलोगे? चेयर, नंबर ऑफ चेयर एंड नंबर ऑफ टेबल। तो लिखो लेट द नंबर ऑफ चेयर्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ टेबल बी वाई, एंड नंबर ऑफ टेबल बी वाई, ठीक है। देयरफॉर z इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ? शेयर पे कितना का प्रॉफिट मिल रहा है? 150 का। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150x और प्लस टेबल पे 250 का, तो 250y। z इज इक्वल टू 150x प्लस 250y, ठीक है। इसके नीचे लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइड में क्या मेंशन करोगे? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। इसके पास में मैक्सिमम कितना आइटम स्टोर करने का स्पेस है? 35। तो क्या हो जाएगा बताओ? x प्लस वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 35। ये क्या हो जाएगा? स्टोरेज कंस्ट्रेंट या स्पेस कंस्ट्रेंट। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 35, ठीक है। उसके बाद में रुपया कितना है इसके पास इन्वेस्ट करने के लिए? 50,000। और एक चेयर का कॉस्ट कितना है? 1000। एक टेबल का कॉस्ट 2000। तो क्या हो जाएगा बताओ? 1000x प्लस 2000y इज लेस देन इक्वल टू कितना? 50,000। समझ में आ गया से? और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल कंस्ट्रेंट, कैपिटल कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब ये सारा इनइक्वालिटी आपको प्लॉट करना है और प्लॉट करने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x एक बार मेरे को और पढ़ के बताओ, x क्या लिया था हम लोगों ने? नंबर ऑफ चेयर्स, एंड y लिया था हम लोगों ने नंबर ऑफ टेबल्स। आंसर लिख लो इसका हियर, या बस बीच में डॉट 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 दे दो ऐसे, वो तो सॉल्व खुद से कर लेना। आंसर विल बी x इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 15। x इक्वल टू 20 एंड y इज इक्वल टू 15 और मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 6750। मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 6750, ठीक है। नंबर 2 पढ़ो एक बार। देखो नंबर 2 देखो, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 types of products A and B. Each unit of capital A requires 3 grams of nickel and 1 gram of chromium, while each unit of capital B requires 1 gram of nickel and 2 gram of chromium. The firm can produce 9 gram of nickel and 8 gram of chromium. The profit is rupees 40 on each unit of product A and rupees 50 on each unit of type B, ये product B. How many units of each type should company manufacture so as to earn maximum profit? Use linear programming to find a solution. ठीक है, तो क्वेश्चन तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लग रहा है हमको। थोड़ा सा मैं रफ वर्क एक दिखाता हूँ आप लोग कि इसमें सोचना कैसे है हम लोग। टाइप ए प्रोड्यूस करने के लिए आपका रिक्वायरमेंट क्या क्या है बताओ तो मेरे को? 3 ग्राम ऑफ निकल और 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम। और टाइप बी प्रोड्यूस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 1 ग्राम ऑफ निकल एंड 2 ग्राम्स ऑफ क्रोमियम। अवेलेबिलिटी का यदि बात करें तो निकल टोटल कितना अवेलेबल है?
9 ग्राम्स ऑफ निकल अवेलेबल है शायद, ठीक है, और क्रोमियम कितना अवेलेबल है, 8 ग्राम ऑफ क्रोमियम अवेलेबल है। ये चीज़ आप लोग रफ में बना लिया कर, इससे क्या है कि सोचना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ हम लोग को एक्स और वाई किसको किसको लेना चाहिए। लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप ए प्रोड्यूस्ड बी एक्स एंड टाइप बी प्रोड्यूस्ड बी वाई। लिखो लेट नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइप ए produced B X and number of units of type B produced B Y and number of units of type B produced B Y, ठीक है। नीचे लिखो नाउ Z इक्वल टू क्या होगा बताओ। टाइप ए का एक बेच के प्रॉफिट कितना का है 40, तो Z इक्वल टू मेरे विचार में 40x प्लस क्या होना चाहिए 50y। ये समझ में आ रहा है। पहला कंस्ट्रेंट तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रीजन क्या होगा इसका नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या चीज का आएगा निकल का। अब निकल देखो टाइप ए के एक यूनिट के लिए कितना ग्राम चाहिए 3 ग्राम, x यूनिट के लिए कितना ग्राम चाहिए होगा 3x, फिर टाइप बी के एक यूनिट के लिए चाहिए 1 ग्राम, y यूनिट के लिए कितना चाहिए होगा y मतलब 1 इंटू वाई, क्योंकि टाइप ए को हम कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे x और टाइप बी को कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे y। इसके एक यूनिट में 3 ग्राम चाहिए होते हैं, तो x यूनिट में कितना चाहिए होगा 3x ग्राम। तो टाइप ए के x यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड 3x ग्राम ऑफ निकल एंड टाइप बी के y यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड 1 इंटू वाई ग्राम ऑफ निकल। और निकल टोटल अवेलेबल कितना है आपके पास 9, तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 9, ठीक है। और यहां दे सकते हैं आप निकल कांस्टेंट। समझ में आया ये वाला। क्रोमियम का बता सकते हो क्या होगा, एक यूनिट के लिए 1 ग्राम चाहिए, तो x यूनिट के लिए कितना ग्राम चाहिए होगा 1 इंटू एक्स या x ग्राम। फिर क्रोमियम बी में कितना यूज हो रहा है एक यूनिट में 2 ग्राम, तो y यूनिट में कितना 2y ग्राम, और ये लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 8। आया समझ नहीं आया समझ। और इसका रीजन क्या दे दोगे क्रोमियम कांस्टेंट, ठीक है। अब बस इन सारे को सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। आंसर लिखो x इक्वल टू 2 and y is equal to 3 and y is equal to 3. Maximum profit is equal to rupees 230, rupees 230, ठीक है। थर्ड वाला देखो हो गया, करते हैं आप। थर्ड वाले में देखो क्या बोला हुआ है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स कैपिटल A and कैपिटल B of mathematics for class 10. Each type of capital A requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. Each type of B requires 12 labor hours for fabricating, 3 labor hours for finishing. For fabricating and finishing, the maximum labor hours available per week are 180 and 30 respectively. The company makes a profit of rupees 80 on each piece of type capital A and rupees 120 on each piece of type capital B. How many pieces of type A and type B should be manufactured per week to get a maximum profit? Make it as LPP and solve graphically what is the maximum profit per week. Exactly same ही लग रहा है हमको। लिखो let number of units of type A to be produced is equal to x and number of units of type B and number of units of type B to be produced is equal to y. अब बताओ z इक्वल टू क्या होना चाहिए 80x प्लस 120y। वेरी गुड। लिखो z इक्वल टू 80x प्लस 120y।
z इक्वल टू 80x प्लस 120y। ओके, अब थोड़ा सा वो जो रफ में बता रहा था आप लोगों को उसको समझ लेते हैं। कैपिटल ए का रिक्वायरमेंट क्या है? फैब्रिकेशन के लिए कितना घंटा चाहिए? 9 चाहिए इसको फैब्रिकेशन का, और फिनिशिंग का कितना घंटा चाहिए? 1 घंटा चाहिए इसको फिनिशिंग का, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट कैपिटल बी का बताऊं। मेरे ख्याल में 12 घंटा चाहिए किसका? फैब्रिकेशन का, और फिनिशिंग का कितना चाहिए इसको? 3 घंटा चाहिए इसको फिनिशिंग का, ठीक है। उसके बाद में फैब्रिकेशन के लिए टोटल आवर अवेलेबल कितना है? मेरे ख्याल में 180, और फिनिशिंग के लिए टोटल अवेलेबल कितना है? 30। अब देखो बनाते हैं। कैपिटल ए के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 9 घंटा का फैब्रिकेशन चाहिए, तो x यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना घंटा का फैब्रिकेशन चाहिए होगा? 9x। तो 9x का फैब्रिकेशन चाहिए a को, और b का फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट कितना है? मेरे ख्याल में प्लस 12y, ठीक है। और दोनों मिला के मैक्सिमम फैब्रिकेशन आवर अवेलेबल कितना है? 180। तो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180। रीजन क्या हो जाएगा? फैब्रिकेशन कांस्टेंट, ठीक है। फिनिशिंग का यदि बात करें तो कैपिटल ए के एक यूनिट के लिए 1 घंटा का फिनिशिंग चाहिए, x यूनिट के लिए कितना फिनिशिंग चाहिए होगा? मेरे ख्याल में 1 × x। बी में 1 यूनिट के लिए 3 घंटा का फिनिशिंग, तो y यूनिट के लिए कितना घंटा का फिनिशिंग? 3y। लेस देन इक्वल टू क्या? मेरे ख्याल में 30। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिनिशिंग कंस्ट्रेंट। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो तो होगा ही, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट, ठीक है। फिर इन सारे को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर लिख लूँ। x इक्वल टू 12 and y is equal to 6 and y is equal to 6 and maximum profit is 1680, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, हो गया? सेम ही है शायद, नहीं। लिखो इसमें, लेट नंबर ऑफ मॉडल A to be produced, let number of model A to be produced is equal to x, and number of model B and number of model B to be produced is equal to y, नीचे लिखो therefore z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15x प्लस 10y, 15x प्लस 10y। इसके नीचे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कॉमा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद में वो रफ चार्ट बना देते हैं। ए का रिक्वायरमेंट बताओ। 5 स्किल्ड लेबर, और मतलब 5 स्किल्ड लेबर आवर चाहिए आपको, और क्या चाहिए? नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, वो वाला पार्ट समझाता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से ये लाइन देखो। द मेकिंग ऑफ 1 आइटम ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 2 आवर्स बाय स्किल्ड मैन एंड 2 आवर्स बाय सेमी स्किल्ड मैन, ठीक है ना। तो 2 घंटा आपको किसका चाहिए? स्किल्ड लेबर, और 2 घंटा किसका चाहिए? सेमी स्किल्ड लेबर का। समझ में आ रहा है शायद? और बी के प्रोडक्शन में क्या है देखो, 1 आवर ऑफ स्किल्ड लेबर, सही कह रहे हैं शायद। और बताओ, 3 आवर्स ऑफ सेमी स्किल्ड लेबर, ये चाहिए आपको, ठीक है। स्किल्ड लेबर का अगर आप बात करो तो क्वेश्चन के अंदर में साफ साफ दिया हुआ देखो कि 10 सेमी स्किल्ड मैन है आपके पास और 5 स्किल्ड मैन है। हर आदमी एक दिन में एट मैक्स कितने घंटा काम करेगा? 8 घंटा। तो आपके पास में स्किल्ड लेबर आवर कितना अवेलेबल है एक दिन में? आई थिंक 5 × 8, क्योंकि 5 स्किल्ड लेबर है मेरे पास, 8 घंटा करके काम करेगा, तो टोटल कितना घंटा अवेलेबल है? 40। और सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स का अगर बात करो तो लेबर कितना है आपके पास? 10। सब लोग 8-8 घंटा काम करेगा तो क्या हो जाएगा? 10 × 8। अब कंस्ट्रेंट सोचो क्या होना चाहिए आपका।
मेरे को एक बार z बताओ क्या था, z इक्वल टू 15x प्लस 10y, फिर इसके नीचे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर हम स्किल्ड लेबर का बात करें तो देखना ध्यान से कि ए का हम कितना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं x, तो स्किल्ड लेबर आवर्स कितना रिक्वायर्ड होगा, मेरे विचार में 2x। बी के केस में कितना रिक्वायर्ड होगा, मेरे विचार में सिंपली y, और अवेलेबल कितना है 40, तो लेस देन इक्वल टू 40। और सेमी स्किल्ड लेबर की अगर बात करें तो क्या होगा, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू आई थिंक 80। समझ में आया? बाकी फिर इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिख लो आंसर। x इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, and maximum profit is equal to rupees 350, and maximum profit is equal to rupees 350। नेक्स्ट आ जाओ 5 नंबर पे। ठीक है, देखते हैं। One kind of cake requires 300 gram of flour and 15 gram of fat. Another kind of cake requires 150 gram of flour and 30 gram of fat. Find the maximum number of cakes which can be made from 7.5 kg of flour and 600 gram of fat. Assuming that there is no shortage of other ingredients used in making the cake. Solve it graphically. चलो क्या करोगे, टाइप तो ये लोग बोला नहीं है तो खुद से ही पहले वाले को टाइप ए बोल दो और दूसरे वाले को टाइप बी बोल दो। लिखो, लेट द टू केक्स बी टाइप ए एंड टाइप बी। लेट द टू केक्स बी टाइप ए एंड टाइप बी, फुल स्टॉप। नीचे लिखो, लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ टाइप ए, number of cakes of type A to be produced is equal to x, and number of cakes of type B to be produced is equal to y। नीचे लिखूं, नाउ z इक्वल टू क्या होगा, कोई वैसे प्रॉफिट तो है नहीं, इस बार हमको क्या चीज को मैक्सिमाइज करना है, नंबर ऑफ केक्स को। तो अगर पहले वाले का x प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे वाले का y प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल केक हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, x प्लस वाई। तो लिखूं z इक्वल टू x प्लस वाई। नीचे लिखना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रहा है समझ? नेक्स्ट लिखूं, अब आ जाओ, जैसे आप मान लो कि रिक्वायरमेंट का अगर हम बात करें तो कैपिटल ए का रिक्वायरमेंट क्या है बताओ, फ्लोर कितना चाहिए उसको, 300 ना, और फैट कितना चाहिए, 300 ग्राम ऑफ फ्लोर चाहिए और 15 ग्राम ऑफ क्या चाहिए इसको, फैट। बी का रिक्वायरमेंट क्या है, 150 ग्राम ऑफ फ्लोर, ये ना, और फैट कितना चाहिए इसको, 30 ग्राम ऑफ फैट चाहिए। फ्लोर अवेलेबल कितना है बताओ यार, बहुत इजी है, 7.5 kg, और ग्राम में अगर सोचोगे तो 7500 ग्राम। फैट कितना अवेलेबल है, 600 ग्राम अवेलेबल है, 600 ग्राम अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें तो z इक्वल टू क्या बताया आप लोगों ने, x प्लस वाई, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फ्लोर कंस्टेंट का यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, 300x प्लस 150y लेस देन इक्वल टू 7500, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 15x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू हाउ मच, 600। आया समझ? बाकी सॉल्व कर लेंगे तो आ जाना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, आंसर लिख लो, x इक्वल टू
x equal to 20, y is equal to 10, maximum number of cake equal to 30, maximum number of cake is equal to 30. ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको थोड़ा स्टार मार्क कर लेना, 6 नंबर करो, गो थ्रू करो फटाफट, हो गया, करें, लिखो, लेट distance traveled, let distance traveled at the speed of 25 km per hour, let the distance traveled at the speed of 25 km per hour is equal to x, and distance traveled at the speed of 40 km per hour, and the distance traveled at the speed of 40 km per hour is equal to y, is equal to y, full stop. Now z equal to, ये क्या होना चाहिए, x प्लस वाई, पिछली बार की तरह a टाइप का x केक बनाया, b टाइप का y केक बनाया, तो टोटल केक कितना हो गया, x प्लस वाई. सिमिलरली इस बार एक सर्टेन स्पीड पे आप x किलोमीटर गए और दूसरे सर्टेन स्पीड पे आप कितना गए, y किलोमीटर, तो ऑल टुगेदर कितना किलोमीटर आप गए, x प्लस वाई. तो इसीलिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड z इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस वाई. सो z इक्वल टू x प्लस वाई. फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब जो इन्फो है उसमें थोड़ा सा मतलब कचरा है, ठीक है, इसको ध्यान से सोच के लिखेंगे. इस स्टेटमेंट को देखना कि क्या बोल रहा है कि 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ये जाएगा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में 2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल इसका खर्चा होगा, ₹2 पर किलोमीटर, ठीक है. और अगर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये जा रहा है तो उस टाइम पर रुपीस कितना खर्चा होगा, 5 पर किलोमीटर. और खर्चा करने के लिए टोटल रुपया है कितना इसके पास, ही हैज ₹100 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल. तो टोटल रुपया कितना अवेलेबल है इसके पास में, 100. क्लियर है. इस स्पीड पे हमने क्या एज्यूम किया, कितना किलोमीटर चलेगा वो, x, तो कितना रुपया खर्चा हो गया, तो वेरी गुड. और इस पे हमने क्या एज्यूम किया है, कितना खर्चा हो गया, तो +5y. और ये दोनों मिला के मैक्सिमम रुपया कितना अवेलेबल है उसके पास, तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 100. आया फील, नहीं आया फील, ये एक इनइक्वालिटी हो गया आपका. और ये कौन सा इनइक्वालिटी है, मनी, इतना ही पैसा अवेलेबल है इसके पास. और एक कंस्ट्रेंट है आपके पास में टाइम से रिलेटेड, कि मैक्सिमम टाइम कितना है घूमने के लिए उसके पास, 1 घंटा अवेलेबल है. अब यहाँ पर थोड़ा सा कैची बात है, ध्यान से समझने का ट्राई करना. स्पीड इज इक्वल टू क्या होता था, डिस्टेंस बाय टाइम. सो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड. अभी हम इस स्पीड पे इतना किलोमीटर जा रहे हैं तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ होगा, x डिवाइडेड बाय 25. और अगर इस स्पीड पे इतना किलोमीटर जा रहे हैं तो इस केस में टाइम कितना गया होगा, y डिवाइडेड बाय 40. नहीं आया समझ, थोड़ा पूरा पक्का. अब सुनना ध्यान से, इन लोग दोनों का सम मिला के किससे कम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम समय आपके पास में कितना अवेलेबल है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है. तो एक इनइक्वालिटी ये वाला हो जाएगा. और ये कौन सा कंस्ट्रेंट होगा, टाइम, स्पीड नहीं, टाइम. एक मनी कंस्ट्रेंट और दूसरा टाइम कंस्ट्रेंट. नीचे लिखो, हियर x इक्वल टू 50/3, 50 डिवाइडेड बाई 3, कॉमा y इज इक्वल टू 40/3, 40/3, and total distance 30, and total distance is equal to 3030. चलो नेक्स्ट देखो, 7 नंबर हो गया, करते हैं. लिखो, a company manufactures 2 types of cardigans, type A, type B. It costs ₹360 to make type A cardigan and 120 to make type B cardigan.
The company can make at most 300 cardigans and spend at most rupees 72,000 per day. The number of cardigans of type B cannot exceed the number of cardigans of type A by more than 200. The company makes profit of rupees 100 for each cardigan of type A and 50 for cardigan of type B. Formulate this problem as LPP to maximize the profit of the company. Solve it graphically. Find the maximum profit. ठीक है, तो X और Y किसको किसको लोगे? टाइप ए और टाइप बी के क्वांटिटी का लिखो. लेट नंबर ऑफ टाइप ए कार्डिगन्स टू बी प्रोड्यूस्ड, लेट नंबर ऑफ टाइप ए कार्डिगन्स टू बी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ टाइप बी कार्डिगन्स टू बी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वाई. जेड क्या हो जाएगा बता सकते हो? 100x प्लस 50y. z is equal to 100x plus 50y. इसके नीचे x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, non-negative constraint. मैक्सिमम कार्डिगन एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो सकता है? 300. तो लिखो x plus y लेस देन इक्वल टू 300. आई होप ये समझ में आ रहा होगा. ठीक है, इसमें आप लिख सकते हो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट. ठीक है, टाइप ए के कार्डिगन का एक का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 360 और टाइप बी का 120. तो x अगर टाइप ए का हम प्रोड्यूस करें तो कितना हो जाएगा? 360x. और y अगर हम टाइप बी प्रोड्यूस करें तो 120y. और दोनों मिला के पैसा खर्चा करने का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 72,000. तो लिखूं 360x प्लस क्या 120y लेस देन इक्वल टू 72,000 आई थिंक. ठीक है, ये वाला. इसके अलावा एक लाइन दिया हुआ, देखो इसको अंडरलाइन करो. The number of cardigans of type B cannot exceed the number of cardigans of type A by more than 200. इसका क्या मतलब होगा? B हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? Y. और A हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? X. इसका वैल्यू दिस प्लस 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? उससे कम होना चाहिए. शुड नॉट एक्सीड बोला है, पता है समझ? तो इसका वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट? X प्लस 200 बोला कि बाय मोर देन 200 हो गया. तो x प्लस 200 ये आ रहा समझ. y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 200. इसको अंडरलाइन कर लो. द नंबर ऑफ कार्डिगन्स ऑफ टाइप B कैनॉट एक्सीड द नंबर ऑफ कार्डिगन्स ऑफ टाइप A बाय मोर देन 200. तो इसकी वजह से ये एडिशनल कंडीशन आया. बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, इसका भी आंसर लिख लो. x का वैल्यू आ जाएगा इसमें 150 एंड y का वैल्यू भी 150 और मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टू 22500. 22500. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करें. लिखो लेट number of products of type A, let number of products of type A is equal to x and number of products of type B is equal to y and number of products of type B is equal to y. Full stop. Z बताओ. 20x प्लस 30y. देखो z इक्वल टू 20x प्लस 30y. ठीक है, फिर नीचे लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब इसके आगे देखो 2-3 अजीब अजीब बात दिया हुआ है. जैसे एक तो इसको अंडरलाइन करो. देयर इज अ परमानेंट ऑर्डर ऑफ देयर इज अ परमानेंट ऑर्डर ऑफ 14 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड 16 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट B. ये समझ में आ रहा है? तो इससे ये महसूस होता है कि x का वैल्यू कम से कम 14 तो होगा ही होगा और y का वैल्यू कम से कम 16 तो होगा ही होगा. तो लिखो x
ग्रेटर देन इक्वल टू 14 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम प्रोडक्शन आवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए? आधा घंटा। और बी के एक यूनिट के प्रोडक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए? बोलो 1 घंटा। और टोटल टाइम अवेलेबल कितना है? 40 घंटा। तो क्या हो जाएगा? हाफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40। तो लिखूं x/2 प्लस वाई, x/2 प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40। उसके अलावा बोल रहा है कि प्रोडक्ट ए जो है वो कितने रुपए में बिक्री होता है और प्रोडक्ट बी 300, और मिनिमम टर्नओवर कितना चाहिए हमको? 10,000, और हम ए कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? x। तो ए से कितना आ जाएगा? 200x, और बी से कितना आ जाएगा रुपया? आई थिंक 300 y, और मिनिमम रुपया कितना चाहिए हमको? तो ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। ठीक है, समझ में आया? इसके पहले का भी बता दो क्या क्या बोला मैंने। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 14 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 16। ये सारा इनइक्वालिटी रहेगा। आंसर लिख लो। x इक्वल टू 48 and y is equal to 16. x equal to 48, y is equal to 16, and maximum profit is equal to 1440. 1440. नेक्स्ट देखो 9 तो पहले के मुकाबले आसान ही है शायद, मतलब डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड ही सारा लैंग्वेज दिया हुआ है इसमें। नहीं, लिखो x क्या लोगी? नंबर ऑफ मशीन्स ऑफ टाइप ए। लिखो लेट नंबर ऑफ मशीन्स ऑफ टाइप ए इज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ मशीन्स ऑफ टाइप बी इज इक्वल टू y। z इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 50x प्लस 8y, क्योंकि हमको प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है। एक टाइप ए का मशीन कितना यूनिट दे सकता है हमको? 50 यूनिट। तो x टाइप ए का मशीन कितना दे देगा हमको? 50 इंटू x। लिखो z इक्वल टू 50 इंटू x एंड मतलब 50 इंटू x प्लस 8 इंटू वाई। x ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आ रहा है? फिर देखो एक तो स्पेस कंस्ट्रेंट है शायद, मशीन ए को कितना स्पेस चाहिए? 1000। तो क्या हो जाएगा? 1000x प्लस 1200y, और मैक्सिमम अवेलेबल कितना है? 7600। और मेन का भी कंस्ट्रेंट है एक, ए मशीन को कितना मेन चाहिए ऑपरेट होने के लिए? तो 12x, और बी मशीन को कितना चाहिए? 8y। मैक्सिमम आदमी अवेलेबल कितना है? 72। तो लेस देन इक्वल टू 72। सॉल्व कर लेंगे इसको, आंसर आ जाएगा। देखो इसमें x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3। और देखो मैक्सिमम प्रोडक्शन इज इक्वल टू 320। मैक्सिमम प्रोडक्शन इज इक्वल टू 320। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ मेरे को लग रहा है कि लैंग्वेज में गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, ये लोग खुद ही गलत करके रखा है। ये लोग पता नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन को किस लिए बट 50x प्लस 40y ले रखा है, वो नहीं होगा। बाकी इनइक्वालिटी सारा मैच हो रहा है हम लोग का। 1000 प्लस 1200 लेस देन 7600, वही है ना।
और दूसरा है 12x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 72, ये भी ठीक है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 भी ठीक है। मेरे ख्याल में x और y का वैल्यू ठीक ही आया आप लोग का। इसमें डाल के बताओ कितना आ रहा है, 220, तो लिख लो मैक्सिमम प्रोडक्शन इक्वल टू 224, मैक्सिमम प्रोडक्शन इज इक्वल टू 224, मैक्सिमम प्रोडक्शन इज इक्वल टू 224। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, लिखो लेट द नंबर ऑफ हाफ स्लीव्स शर्ट इज इक्वल टू x and number of full sleeve shirt is equal to y। यहां तक तो क्लियर है। z क्या हो जाएगा आप लोग, हाफ स्लीव पे प्रॉफिट कितना है आपका 1 रुपी और फुल स्लीव पे प्रॉफिट कितना है 1.5, तो z इज इक्वल टू x प्लस 1.5 इंटू वाई, z इक्वल टू x प्लस 1.5 इंटू वाई। नेक्स्ट इसके नीचे लिखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आगे लिखो, अब इस चीज को थोड़ा सा सोचना, ठीक है, कि M1 का हम लोग के पास में बोला हुआ है कि हाफ स्लीव प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम चाहिए उसको 1 घंटा, फुल स्लीव प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए 2 घंटा, और मैक्सिमम कितनी देर के लिए वो काम कर सकता है 40 घंटा। तो इससे इनइक्वालिटी क्या मिलेगा आपको, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। लिखो x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। नेक्स्ट M2 के बारे में अगर हम बात करें तो हाफ स्लीव के लिए चाहिए 2 घंटा और फुल स्लीव के लिए चाहिए 1 घंटा, और ये भी कितनी देर वर्क करेगा मैक्सिमम 40 घंटा। तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40। M3 का अगर बात करें तो ये भी 40 घंटा ही वर्क करेगा, और इसको हाफ स्लीव का एक शर्ट बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए 8/5, फुल स्लीव के लिए 8/5, तो इससे क्या आ जाएगा 8/5x प्लस 8/5y लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, सारा इनइक्वालिटी पर बता दो तुम। एक तो ये हो गया, इसके बाद क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बताओ x प्लस 2y, एक सेकेंड, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। नेक्स्ट बताओ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 40, और बताओ 8/5x प्लस 8/5y लेस देन इक्वल टू कितना 40। आया समझ, क्लियर है? ठीक है, आंसर लिख लो इसका भी। x इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। नीचे लिखना मैक्सिमम प्रॉफिट, अच्छा नहीं रुको मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन का बता रहा हूँ। x इक्वल टू चेंज करो, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 15 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 32.5, इज इक्वल टू 32.5, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 32.5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन कर लूँ। सेकेंड लाइन में है, मतलब मैं पूरा ही बोल देता हूँ। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स 1, 2 एंड 3 इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री। ठीक है, फिर वो मशीन 1 एंड मशीन 2, मतलब फैक्ट्री के अंदर फुल स्टॉप कर दूँ, ये बुक से बता देता हूँ, रेक्टिफाई कर लो। अ मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स 1, 2 एंड 3 इंस्टॉल्ड इन हिज फैक्ट्री, फुल स्टॉप। आगे लिखना मशीन 1 एंड मशीन 2 आर केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स। ये ऑलमोस्ट नहीं होगा, एट मोस्ट होगा, एट मोस्ट 12 आवर्स, whereas machine 3
must be operated at least 5 hours a day, full stop. He produces only 2 items. इस 2 को ना ये वाला 2 काट के TWO कर दो. He produces only TWO2 items M and N, each requiring the use of all the 3 machines, full stop. फिर आगे the number of hours required for producing 1 unit of each M and N on the 3 machines are given in the following table. टेबल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है. टेबल में जो पहला रो है ना उसको आप रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 कर लो, या 1 2 3 भी रहने दो, कोई बात नहीं चलेगा. उसके आगे शायद सारा चीज़ ठीक है. आगे बोला हुआ कि ही मेक्स प्रॉफिट ऑफ ₹600 एंड ₹400 ऑन ईच ऑफ देम, या ईच आइटम ऑफ M and N respectively. How many units of each item should he produce so as to maximize his profit, assuming that he can sell all the items that he produced? What will be the maximum profit? ठीक है, ये लाइन एक बार और फिर से चेक कर लो टेबल के जस्ट नीचे. He makes a profit of ₹600 and ₹400 on each item of M and N respectively. ठीक है, कर सकते हैं हम शायद. लिखो लेट number of units of product M, let the number of units of product M is equal to कितना X, and number of unit of product N is equal to Y. ठीक है, मशीन 1 जो है उसका M को कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए, कितने घंटे का, 1 घंटे का, और N को कितना का कंट्रीब्यूशन चाहिए, 2 घंटे का. और मशीन 1 जो है वो एट मैक्स कितने देर के लिए काम कर सकता है, 12 घंटे के लिए. तो इससे क्या बनेगा, x + 2y ≤ 12. तो पहले ये मत लिखो, पहले लिखो z इक्वल टू क्या बताया आप लोगों ने, 600x + 400y. उसके बाद में x > 0, y > 0. इसके नीचे लिखो x + 2y ≤ 12, और क्या 2x + y ये भी <= 12. और थर्ड मशीन की अगर बात करें तो x + 1.25y ये हो जाएगा शायद <= 5 ना, कि कम से कम 5 घंटा के लिए काम करना है उसको. समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा और कुछ है? हो गया, इतना ही है. इसके बगल में लिख दो मशीन 1 कांस्टेंट, मशीन 2 कांस्टेंट और मशीन 3 कांस्टेंट. बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वो आंसर है. ठीक है, आंसर में लिखूं x = 4 एंड y = 4. x y दोनों 4 होगा. एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 4000. मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 4000. मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल टू 4000. ठीक है, नंबर 12 देखो. हो गया, करें क्या चीज को लोगे, x और y. नंबर ऑफ डेज ऑफ शर्ट को x ले, ए बी को एक्चुअली नंबर ऑफ डेज ही होगा. देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है, लिखो लेट नंबर ऑफ डेज ऑफ टेलर ए वर्किंग, लेट नंबर ऑफ डेज ऑफ टेलर ए वर्किंग इज इक्वल टू x and number of days of tailor B working is equal to y, and number of days of tailor B working is equal to y. नीचे लिखो therefore z equal to 225x plus 330 मतलब 330 नहीं सॉरी 225x plus 300y. ठीक है, ब्रैकेट में लिखो टोटल लेबर कॉस्ट. भाई लेबर तो यही लोग कर रहा है ना, बात आया समझ. और पेमेंट ये लोग कैसे हो रहा है,
पर डे के हिसाब से। तो मान लो कि जो टेलर ए है वो x दिन के लिए काम कर रहा है और टेलर बी कितने दिन के लिए काम कर रहा है, y दिन के लिए काम कर रहा है। तो टोटल लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा हम लोग के लिए 225x प्लस 300y। अब आगे थोड़ा ध्यान से सोचो, कैपिटल ए एक दिन में शर्ट कितना सिल सकता है, 9, कैपिटल बी कितना सिल सकता है, 15, और हमको टोटल शर्ट मिनिमम कितना चाहिए, 90। तो इससे क्या इनइक्वालिटी बना सकते हैं हम, 9x प्लस 15y ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ठीक है। उसके बाद पैंट के हिसाब से अगर बात करें तो टेलर ए कितना पैंट दे देगा एक दिन में, 6, टेलर बी कितना दे देगा, 6, और मिनिमम पैंट कितना चाहिए हमको, 48। तो 6x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 48, साथ में x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? अच्छा, इस क्वेश्चन का ग्राफ भी हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोग को। एक बार बताओ मेरे को, z इक्वल टू क्या दिया हुआ, 225x प्लस 300y। समझ में आ रहा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बताओ क्या था, थोड़ा जोर से, 9x प्लस 90 और ग्रेटर देन इक्वल टू 48। अच्छा, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, किससे डिवाइड कर सकते हो इसको, या 90 नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा बताओ, x बाई 10 प्लस y बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आई थिंक x बाई 8 प्लस y बाई 8 ग्रेटर देन इक्वल टू, सही कह रहे हैं? एक बार कुछ लिखो मत, थोड़ा ध्यान से देखो इसको। इसके लिए इक्वेशन कौन सा प्लॉट करना पड़ेगा हमको, x बाई 10 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1, और इसके लिए x बाई 8 प्लस y बाई 8 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आएगा, देखो इसका बात करें तो ये तो डायरेक्टली ही हो जाएगा शायद, ये इसको काटेगा कहाँ पर 8,0 और इसको भी काटेगा कहाँ पर 0,8। ये कौन हो गया, ये हो गया हमारे लिए ये ना, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया ये। और इसको यदि प्लॉट करोगे तो ये x को तो 10 पे काटेगा, यानी कि इससे थोड़ा आगे होना चाहिए, और y को काटेगा 6 पे, यानी कि इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ लाइन आएगा, ये समझ में आ रहा है? और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम लो, x बाई 10 प्लस y बाई 6 इक्वल टू 1 ना, क्या कर सकते हो बताओ, मल्टीप्लाई ही कर दो, छोड़ो एलसीएम यदि नहीं समझ में आ रहा तो 60, यहाँ कितना आ जाएगा 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 1। सो 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 60, किससे उड़ेगा बताओ, 2 से उड़ जाएगा शायद, 3x प्लस 5y इक्वल टू 30। तो ये हो गया आपका, लाइन उतना सीधा नहीं लग रहा, एक सेकेंड रुक जाओ, अब लग रहा है सीधा, छोड़ो रहे, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 30। ये समझ में आ रहा है? और इसको तो प्लॉट करने का दरकार नहीं है, x एक्सिस खुद ही हो गया ये वाला, मतलब x इक्वल टू 0 इज y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज x एक्सिस। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 0 और ये हो गया हमारा x इक्वल टू 0। अब थोड़ा सोचना है कि फीजिबल रीजन कहाँ होगा। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो यहां तक का सबका प्लॉटिंग समझ में आया आप लोग को। x इक्वल टू 0 क्या हो गया हम लोग का, y एक्सिस, y इक्वल टू 0 क्या हो गया हम लोग का, x एक्सिस। ये वाला लाइन का इक्वेशन हो गया 3x प्लस 5y इक्वल टू 30, और वो प्लॉटेड कहाँ है, ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और ये प्लॉटेड कहाँ है, यहाँ है। अब हम लोग को सोचना है फीजिबल रीजन के बारे में, फीजिबल रीजन कहाँ होगा, सोचो। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, राइट साइड, ठीक है ना। तो देखते रहना, इसके हिसाब से होना चाहिए राइट साइड, मतलब इस तरफ। इसके हिसाब से होना चाहिए ऊपर, यानी कि इस तरफ। इस दोनों की अगर हम बात करें तो आई थिंक ओरिजिन तो किसी को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओरिजिन को ही टेस्ट पॉइंट यूज कर सकते हैं। ओरिजिन अगर इसमें डालोगे, मान लो कि इसमें डाल दो, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। इसके इक्वेशन के हिसाब से किधर होना चाहिए आपका रीजन, ऊपर, ओरिजिन के साइड में तो नहीं होगा।
और इसके हिसाब से ओरिजिन डाल के देखो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 48, ट्रू फॉल्स। तो इसके हिसाब से भी रीजन किधर होना चाहिए, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि इसमें भी इधर की तरफ। तो फीजिबल रीजन आपको क्या फील हो रहा है, किधर होगा आपको, देखना ध्यान से, इधर होगा, इसके ऊपर रहेगा, फिर ऐसा फील आ रहा है, इस टाइप का कुछ रीजन होगा। ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड। जैसे ही रीजन आपका अनबाउंडेड होता है तो इसमें भी कॉर्नर पॉइंट मेथड अप्लाई तो होगा, लेकिन उसके अलावा भी एक स्टेप और हम लोग को फर्दर जाना पड़ेगा। अब उसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना उस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने वही करा कि इन सारे को कन्वर्ट किया, एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में, वहाँ से सबका प्लॉटिंग किया, फिर सारे इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट डाल के हमने रीजन आइडेंटिफाई किया। रीजन हमको कैसा मिला, अनबाउंडेड, ठीक है, कैसा मिला हमको, अनबाउंडेड या फिर ओपन। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड तो पहले लगाओ एक बार आप, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है फिर मैं लास्ट में बताऊँ। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड लगाने के लिए आपको ये सोचना है कि आपका जो रीजन आया है उसमें वर्टाइसेस कौन सा यूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल में एक वर्टेक्स कौन सा यूज हो रहा है, ये वाला, एक यूज हो रहा है ये वाला, और एक यूज हो रहा है ये वाला, ठीक है ना। ये कौन होगा, ये मेरे ख्याल में होगा 10,0। तो इसके बारे में तो नॉलेज है हमको, इसके बारे में भी नॉलेज है हमको, इसके बारे में नॉलेज नहीं। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। तो इन लोग को सॉल्व करके मैं साइड में दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्या हो जाएगा बोलो, x + y = 8 और दूसरा क्या है 3x + 5y = 30। आई थिंक समझ में आ रहा है। यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 - y डाल दो, इसमें क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 8 - y + 5y = 30। क्या होगा 24 - 3y + 5y = 30 है। अभी 24 और बोलो, ये 24 को वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 2y = 6, सो y = 3, और y = 3 हो गया तो x = कितना हो जाएगा, x = आ गया 5। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, 5,3। फील आ रहा है यहाँ तक, थोड़ा पूरा। कॉर्नर पॉइंट की लॉजिक के हिसाब से इनको नाम दे देते हैं, से A, B और C ये नहीं होगा, C होगा आपका ये वाला, ठीक है, C। Z A पे वैल्यू कितना होगा, ये है Z, तो इट विल बी 225 टाइम्स ऑफ 0, सही कह रहे हैं शायद, प्लस 300 टाइम्स ऑफ 8, तो कितना आ जाएगा 2400 शायद। Z B पे क्या होगा, आई थिंक 225 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 300 टाइम्स ऑफ 3, सो 225 टाइम्स ऑफ 5 कितना हो जाएगा 450, 900 और 1125, सही कह रहे हैं क्या, 1125 और प्लस यहाँ से 900 शायद, जोड़ के कितना आ जाएगा 2025। ये आ गया Z ऑफ B। और क्या Z ऑफ C, वो कितना होगा, आई थिंक 225 टाइम्स ऑफ 10 प्लस 300 टाइम्स ऑफ 0, तो ये आ जाएगा 2250। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा पूरा। हम इस Z को क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज कि मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। तो आपको इन तीनों में मिनिमम कौन सा दिखाई दे रहा है, Z ऑफ B। यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है, ये तो कॉर्नर पॉइंट मेथड ही हो गया, ठीक है। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना, और यहीं से चीज़ सब थोड़ा सा चेंज होता है फॉर अनबाउंडेड रीजन, ठीक है, ओके। अगर ये रीजन, फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड होता तो बिना कोई मेहनत मशक्कत के ये आपका आंसर है, कहानी खत्म। लेकिन रीजन कैसा है, तो इसीलिए हम इस आंसर को डायरेक्टली आंसर नहीं कंसीडर कर सकते। यहाँ पर आई एम इंटरेस्टेड इन मेकिंग Z व्हाट, मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम, and my region that came out is unbounded, so I am supposed to develop a new inequality। न्यू इनइक्वालिटी क्या होगा कि कॉर्नर पॉइंट मेथड से जो भी आपको मिनिमम वैल्यू मिला है ना, आप Z के वैल्यू को इससे भी कम एक बार कंसीडर करो। लेट अस जस्ट अज्यूम कि इफ पॉसिबल Z is less than 2025, Z is less than 2025, तो देखना क्या होगा,
मतलब कॉर्नर पॉइंट मेथड तक तो सब कुछ करना ही है, उसके बाद का कुछ और भी एक्स्ट्रा काम है वो दिखा रहे हैं अभी। हम बोलेंगे लेट z लेस देन 2025, ये कहाँ लीड करेगा आपको? 225x प्लस 300y लेस देन 2025, इसको नीचे धकेलो, क्या होगा? x डिवाइडेड बाई 2025 अपॉन कितना? 225 प्लस y अपॉन 2025 अपॉन 300 लेस देन 1, ऐसा कुछ आएगा। इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ एक बार, कितना आ रहा है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऐसे बताओ। हाँ 9 के आसपास कुछ आएगा। और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 से तो ज़्यादा होगा, 6 तो 1800 हो गया। हाँ 7 के आसपास, 7 नहीं होगा, 7 से कम होने चाहिए, 7 2100 हो रहा है। ठीक है, तो ये 6.9 समथिंग के आसपास होगा, ऐसे रैंडमली सोच रहे हैं। और ये कितना हो जाएगा? 9 पॉइंट समथिंग, सही कह रहे हैं, ये 9 पॉइंट समथिंग होगा। चलो ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट आई थिंक 10 से पीछे आएगा, यहाँ कहीं पे, और क्या बोलूं 7 से, मतलब 7 के आसपास ना। तो ये पॉइंट तो क्या था पिछले वाले में? आई थिंक 0,6 था ये, तो इससे ऊपर रहेगा शायद, क्या यहाँ कहीं पे रख लेते हैं, बात आ रहा समझ? और ये इससे भी पास करेगी 5,3 से, क्यों? क्योंकि 5,3 इसको आई थिंक क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर 5,3 डाल देते हो तो 2025 उसी पे तो आएगा। ये जो 2025 आया है ये 5,3 उसी इक्वेशन में डाल के आया है, तो ये 5,3 वाले पॉइंट से भी क्या करेगा, पास। बात आया समझ? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर मैंने इक्वालिटी लिया है कि नहीं लिया है? नहीं लिया है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? डॉटेड होना चाहिए, ऐसा कुछ। अगर इक्वल लेता मैं तो ये क्या होता, सॉलिड होता। लेकिन डॉटेड क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि इक्वल तो है नहीं। ये बात आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? थोड़ा पूरा ठीक है ना, ये वाला आ गया समझ? ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने बनाया z लेस देन 2025, ये दूसरे सेंस में क्या कह सकते हो, 225x प्लस 300y लेस देन 2025। ठीक है यहां तक थोड़ा पूरा। अब सोचो कि इसका सेटिस्फाई होने वाला रीजन कौन सा होगा? ये भी तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो इस इनइक्वालिटी में भी बार ओरिजिन डाल के देखो, फेवर करेगा नहीं करेगा? फेवर करेगा। तो इसका सेटिस्फाई होने वाला रीजन कौन सा है? नीचे वाला। क्लियर है, बात आया समझ? इसका क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए? इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए, सुनना और समझना ध्यान से। इसका इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि z लेस देन 2025 हो सकता है, लेकिन किधर? इस तरफ। क्या इनमें से कोई भी पॉइंट आपके फीजिबल रीजन में है? आंसर इज नो। तो ये 2025 से छोटा होगा लेकिन फीजिबल रीजन के बाहर। और इसका इंटरप्रिटेशन कि फीजिबल रीजन में ये कभी भी इससे छोटा तो नहीं हो पाएगा। नहीं आया बात समझ? तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? 2025। फिर से इंटरप्रिटेशन बताता हूं, ये थोड़ा सा मतलब सेंसिटिव है, ध्यान से सुनना। z लेस देन 2025 हमने प्लॉट करा, प्लॉट करके हमने देखा कि इसको सेटिस्फाई करने वाला एरिया है तो सही, लेकिन वो फीजिबल रीजन के बाहर है। मतलब ये वाला सिचुएशन कभी भी फीजिबल रीजन के किसी भी पॉइंट पे अटेन नहीं होगा। मतलब फीजिबल रीजन के अंदर z का वैल्यू 2025 से छोटा नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है लेकिन फीजिबल रीजन के बाहर हो रहा है। तो फीजिबल रीजन के अंदर ये कभी इससे छोटा नहीं होगा, और फीजिबल रीजन के अंदर अगर ये कभी इससे छोटा नहीं हुआ तो फीजिबल रीजन में इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2025 भी हो जाएगा। आया बात समझ? थोड़ा पूरा पक्का। अब एक दूसरा बात बताता हूं, यहां पर ऐसा भी हो सकता था, सोचना थोड़ा ध्यान से, इस पे भी मैं क्वेश्चन आप लोग को अगले क्लास में करा दूंगा। ठीक है, जस्ट एक बार इमेजिन करो कि इसका ना ये इनइक्वालिटी वाला लाइन ऐसा बनता है। एक बार ऐसे सोच रहे हैं बस। मान लो कि ये जो z लेस देन 2025 हमने प्लॉट करा वो ऐसा बनता, और ऐसा बनने के बाद इसका फीजिबल मतलब इसका सपोर्टिंग रीजन जो है वो या तो ऊपर की तरफ होता और या फिर नीचे की तरफ होता। और दोनों ही केस में
उसके रीजन में कुछ ना कुछ फिजिबल रीजन का भी पॉइंट होता। मतलब अगर इसका ग्राफ ऐसा प्लॉट होता, ठीक है, तो उस केस में इसका सपोर्टिंग रीजन जो है वो या तो ऊपर का होता या नीचे का होता। हालांकि इस सिचुएशन में आई थिंक नीचे वाला ही होता, क्योंकि ओरिजिन नीचे है इसके। अब नीचे होने के बावजूद भी डू यू थिंक कि इसके फेवर में थोड़ा सा फिजिबल रीजन का भी पॉइंट्स है? इसका क्या इंटरप्रिटेशन होता कि फिजिबल रीजन के अंदर भी कुछ ऐसा पॉइंट्स है जहां पर z का वैल्यू 2025 से भी कम हो सकता है। तो मतलब 2025 तो मिनिमम नहीं है, ठीक है। मिनिमम क्या है वो हम नहीं ढूंढ सकते, सीरियसली नहीं ढूंढ सकते। अगर ऐसा हुआ तो बात आया समझ। अगर अनबाउंडेड रीजन मिला आपको, ठीक है, और जो लास्ट में आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हेल्प से जो इनइक्वालिटी क्रिएट किया ना, उसका और पुराने ऑब्टेन्ड फिजिबल रीजन का कुछ पार्ट अगर कॉमन हो जाए, तो इसका मतलब है कि दिस सिचुएशन मे ऑकर इन द गिवन फिजिबल रीजन, ठीक है, एंड देयरफॉर दिस वैल्यू दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्नर पॉइंट मेथड इज नॉट एक्चुअली द मिनिमम वैल्यू। फिर व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू? वी हैव नो आंसर, इट कैन नॉट बी फाउंड, क्योंकि पता नहीं ना कि इसमें से कौन से पॉइंट पे वो मिनिमम अटेन करेगा। मिनिमम अटेन वो यहां पर कहीं पर करेगा, अब किस पॉइंट पे क्या वैल्यू ले रहा है वी डोंट एंड वी कैन नॉट फाइंड इट। नहीं आया समझो। दो सिचुएशन और सपोज करो ये क्वेश्चन मिनिमाइज का नहीं होता, मैक्सिमाइज का होता, तो आप क्या फॉर्म करते? ये नहीं फॉर्म करते, क्या फॉर्म करते आप? z ग्रेटर देन, सपोज करो इस क्वेश्चन के लिए क्या 2250, वापस से उसको प्लॉट करते। फिर पुराने फिजिबल रीजन और इसके सपोर्टिंग रीजन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसका मतलब यही मैक्सिमम है, यही आंसर है। और अगर इसके सपोर्टिंग रीजन और पुराने फिजिबल रीजन के बीच में कुछ कॉमन पार्ट होता, इसका मतलब फिजिबल रीजन के अंदर भी कुछ ऐसा पॉइंट्स है जहां पर z का वैल्यू इससे ज्यादा हो सकता है। और अगर z का वैल्यू इससे ज्यादा फिजिबल रीजन के अंदर ही हो सकता है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट द मैक्सिमम वैल्यू, समथिंग एल्स इज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड व्हाट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड। नहीं आया समझ? उस केस में विल से कि मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अभी इस चीज को मैं लिखा नहीं रहा हूं, आइडिया मैंने शेयर कर लिया है, करो कॉपी। आप लोग कहां तक लिख लिए हो ये बताओ, कहां तक लिखना हो गया? यहां तक, ये डन है पूरा। इसके नीचे ये ग्राफ बनाओ पहले। या इसके नीचे चाहो तो पहले यही लिख लो, ठीक है, और फिर इसके नीचे ग्राफ बना लो, और ग्राफ बना लो फिर कंक्लूजन में लिखवा देता हूं। लिखो, यहां तक हो गया शायद। इसके नीचे लिखो, सिंस z लेस देन 2025, z लेस देन 2025 does not have any part common with the obtained feasible region, does not have any part common with the obtained feasible region, hence 2025 will be the minimum value of z, will be the minimum value of z, full stop, will be the minimum value of z। ठीक है, अगर कॉमन होता तो फिर ये मिनिमम नहीं होता, एंड मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।